क्या आपने कभी सुना है कि पुलिस ने किसी को सिर्फ शक के आधार पर जेल में ठूंस दिया हो? और जब असली सच्चाई सामने आई तो पुलिस की ऐसी फजीहत हुई कि सब दंग रह गए। यह कहानी है सुरेश और उसकी पत्नी मल्लिगे की, जहां पत्नी के अचानक गायब हो जाने के बाद पुलिस ने सबूत ढूंढने के बजाय 9 महीने बाद मिले एक कंकाल को ही उसकी लापता पत्नी का शव बताकर उसके पति को हत्यारा बना दिया। लेकिन क्या वो सचमुच हत्यारा था या फिर पुलिस ने रस्सी को सांप बना दिया था? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट अभय सिंह, और अगर आपको ऐसी ही सच्ची क्राइम कहानियां देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अधिकांश अपराध कथाओं में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती है, पर यह कहानी ऐसी कहानियों से थोड़ा अलग है। जब पिटाई करने वाले अध्यापक को स्कूल का प्रिंसिपल क्लास में आकर विद्यार्थियों के सामने डांटता है तो बच्चे खूब खुश होते हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थिति 4 अप्रैल 2025 को कर्नाटक के जिला मैसूर की कोर्ट में बनी थी। मैसूर की पंचम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में जज गुरुराज सोमक्कलावर अपनी बात कह रहे थे तो उनकी आवाज में पीड़ा के साथ आक्रोश भी था। उनके सामने जिला मैसूर के एसपीएन विष्णुवर्धन बड़े अदब के साथ खड़े थे। उनके बगल में जिला कोडागू के एसपी सिर झुकाए खड़े थे। इन्हीं लोगों के साथ खड़े इनके अंडर में काम करने वाले थाना बेट्टाडापुरा के 5 पुलिसकर्मियों की हालत तो ऐसी थी कि काटो तो खून न निकले। वह वहां दयनीय हालत में थे। अब क्या होगा, ये सोच सोचकर सभी परेशान थे। जज साहब इन लोगों से जो सवाल पूछ रहे थे, तात्कालिक जवाब देने की कि इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी। नाराज जज साहब ने कहा, जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक पुलिस विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही का यह शायद तीसरा या चौथा मामला है। इसके बाद जज साहब ने जिला मैसूर के एसपी को 13 दिनों का समय देते हुए आदेश दिया। जिला कोडागू के एसपी से मैंने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाबों की जांच करके 17 मार्च 2025 तक कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करें। अब आइए इस पूरे मामले के बारे में जानते हैं, जिसमें जज साहब ने अपनी अदालत में जिले के एसपी को तलब कर लिया था। कर्नाटक के जिला कोडागू की तहसील कुशलनगर के आदिवासी कैंप में तमाम मजदूर परिवार रहते थे। ये आदिवासी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। इनमें कुरुबरा परिवार भी इसी तरह रहता था। बूढ़ी मां और पिता के साथ रहने वाले सुरेश का विवाह 18 साल की उम्र में ही हो गया था। उसकी पत्नी का नाम मल्लिगे था। सुरेश और मल्लिगे के 2 बच्चे थे, बेटा 18 साल का और उससे 4 साल छोटी बेटी 14 साल की। पूरा परिवार मेहनत मजदूरी करके शांति से रह रहा था। 12 दिसंबर 2020 को इस परिवार पर आफत टूट पड़ी। रात को पूरा परिवार साथ खाना खाकर सोया था, परंतु सवेरे जब सभी उठे तो देखा मल्लिगे घर में नहीं थी। सुरेश और उसके दोनों बच्चों ने पूरे कैंप में दौड़ दौड़कर मल्लिगे को ढूंढा, पर मल्लिगे तो इस तरह गायब हो चुकी थी कि उसका कहीं पता ही नहीं चला। सुरेश के पिता तो बीमार ही थे। बूढ़ी मां बहू की तलाश में इधर उधर भटकती रही, पर मल्लिगे का कुछ पता नहीं चला। निराशा में डूबा परिवार पूरा दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। शाम को सुरेश का दोस्त नंदू वहां आया। उसने सभी को समझाया कि इस तरह बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। जाकर थाने में मल्लिगे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराओ। मल्लिगे जहां भी होगी पुलिस उसे ढूंढ कर ले आएगी। सुरेश उठा और नंदू के साथ थाना कुशलनगर रूरल पहुंचा। थाना पुलिस को मल्लिगे की फोटो देकर सुरेश ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस ने पूछा कि उसे किसी पर शक तो नहीं है। नंदू कुछ कहने जा रहा था कि सुरेश ने उसे रोककर कहा कि उसे किसी पर शक नहीं है। एक आदिवासी दिहाड़ी मजदूर की पत्नी को ढूंढने के लिए पुलिस अपना कितना समय और शक्ति गंवाती, इसकी संभावना कम ही थी। समय बीतता गया, पर मल्लिगे का कुछ पता नहीं चला। हर 15 दिन पर सुरेश धक्का खाते हुए थाने जाकर मल्लिगे के बारे में पूछता कि कुछ पता चला, पर वहां से कोई जवाब न मिलता। इसलिए सुरेश ने उम्मीद छोड़ दी। ठीक 9 महीने बाद सितंबर
2021 में कावेरी नदी के किनारे झाड़ियों के बीच एक मानव कंकाल के पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस की दौड़भाग शुरू हो गई। जहां कंकाल मिला था वह इलाका थाना वेट्टाड़ापुरा के अंतर्गत आता था, इसलिए थाना वेट्टाड़ापुरा की पुलिस टीम वहां पहुंच गई। उस कंकाल के पास साड़ी, हाथ में चूड़ियां और पैर में लेडीज चप्पलें मिली थी। इससे पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि यह कंकाल किसी महिला का है। कंकाल की हालत देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि 6 से 7 महीने पहले किसी ने इस महिला की हत्या करके अपना अपराध छिपाने के लिए लाश को यहां लाकर छिपा दिया होगा। थाना वेट्टाड़ापुरा के एसएचओ ने आसपास के थानों से पता किया कि पिछले 10 महीने में लगभग 30 साल की महिला की गुमशुदगी तो नहीं दर्ज कराई गई है। यदि दर्ज कराई गई है तो तत्काल पूरी जानकारी दें। उन्हें जवाब में थाना कुशल नगर रूरल की ओर से यही जवाब मिला कि सुरेश नाम के युवक ने दिसंबर 2020 में अपनी पत्नी मल्लिगे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। थाना बेट्टाड़ापुरा पुलिस ने पंचनामा के समय सुरेश को बुलाया। अनपढ़ आदिवासी मजदूर सुरेश को देखकर पुलिस ने कुछ और सोचे विचारे बिना ही निर्णय कर लिया कि इसी आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या की होगी। ऐसा करने से यह कंकाल किसका है यह भी पता करने का झंझट खत्म हो जाएगा और थाना कुशलनगर रूरल में मल्लिगे की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज है उसका भी निपटारा हो जाएगा। इसी सुरेश ने अपनी पत्नी मल्लिगे की हत्या की है और यह कंकाल मल्लिगे का ही है। अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाती है तो एक साथ तेजी से 2-2 मामलों का खुलासा करने का क्रेडिट भी मिल जाएगा। अनपढ़ सुरेश को लिखना पढ़ना तो आता नहीं था, पर वह अपना नाम लिखकर दस्तखत करना सीख गया था। पंचनामे के बाद पुलिस ने सुरेश को कागज देकर दस्तखत करने को कहा। पुलिस ने जहां कहा, सुरेश ने वहां दस्तखत कर दी। इसके बाद पुलिस ने सुरेश से कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर अपना अपराध छिपाने के लिए पुलिस में उसके गायब होने की झूठी शिकायत दर्ज कराई है। यह कंकाल उसकी पत्नी मल्लिगे का है। सुरेश रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए पुलिस से कहता रहा कि उसने पत्नी की हत्या नहीं की है, पर पुलिस ने उसे मारपीट कर और धमका कर चुप करा दिया। कंकाल मल्लिगे का ही है यह साबित करने के लिए मल्लिगे की मां गौरी को बुलाया गया। कंकाल के साथ गौरी के खून का नमूना डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। पुलिस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने तक धैर्य नहीं रख सकी। पुलिस ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार भी नहीं किया। फटाफट काम निपटाने के लिए रिपोर्ट आने के पहले ही पुलिस ने फाइनल चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश कर दी। पुलिस ने सुरेश पर आरोप लगाया था कि उसने अवैध संबंध के शक में पत्नी मल्लिगे की हत्या की है। इसी आरोप के आधार पर सुरेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। सुरेश पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि उसने हत्या नहीं की है, पर मारपीट, टार्चरिंग और इसके अलावा पूरे परिवार को जेल में डाल देने की धमकी के आगे सुरेश मजबूर था। 6 महीने बाद डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आई। उसमें स्पष्ट बताया गया था कि दोनों नमूने मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह कंकाल मल्लिगे का नहीं है। सुरेश के वकील पांडु पुजारी ने कोर्ट में डिस्चार्ज के लिए प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने डीएनए रिपोर्ट स्वीकार करने के बजाय विटनेस एग्जामिनेशन के लिए मल्लिगे की मां और उसके अलावा गांव के 7 लोगों को अदालत में लाने का आदेश दिया। सुरेश का दोस्त नंदू भी गवाहों की इस टीम में शामिल था। मल्लिगे की मां गौरी सहित 7 गवाहों ने अदालत को बताया कि मल्लिगे का एक अन्य युवक से प्रेम संबंध था। उसी के साथ वह भाग गई है। वह जीवित है। अगर उसे ढूंढ निकाला जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अदालत ने थाना बेट्टाड़ापुरा पुलिस और कुशलनगर रूरल पुलिस से पूछा तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि उनकी जांच में कहीं कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो चार्जशीट पेश की है पूरी जांच के बाद ही पेश की है। मल्लिगे की हत्या सुरेश ने ही की है। अदालत ने पुलिस की बात को अधिक महत्व दिया, इसलिए सुरेश जेल में ही पड़ा रहा। इसके बाद सुरेश के वकील पांडु पुजारी की तथ्यात्मक दलीलों की वजह से सितंबर 2023 में सुरेश की जमानत मंजूर तो हुई, परंतु 1 लाख रुपए के सिक्योरिटी बांड की व्यवस्था करने की आर्थिक ताकत न होने के कारण सुरेश को जेल में ही रहना पड़ा। घर में कमाने वाला एकमात्र सुरेश ही था।
सुरेश के जेल जाने के बाद उसकी बूढ़ी मां और पिता को अधिक काम करना पड़ रहा था। सुरेश का बेटा 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। वह पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करके परिवार को सहारा देने लगा। छोटी बहन से वह कहता था कि वह अच्छी तरह पढ़ सके, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी शुरू कर दी है। पापा जेल से छूटकर बाहर आ जाएंगे तो वह फिर से पढ़ने जाने लगेगा। 1 साल बाद सितंबर 2024 में किसी तरह जमानत की व्यवस्था हो गई। इस तरह 2 साल जेल में रहने के बाद सुरेश जमानत पर जेल से बाहर आ पाया। नंदू को अपने दोस्त सुरेश से सच्चा लगाव था। उसने सुरेश को लगभग डांटते हुए पूछा, सुरेश, तुमने थाने में मल्लिगे की गुमशुदगी दर्ज कराते समय पुलिस को सच बात क्यों नहीं बताई थी? दरअसल इसमें हकीकत यह थी कि मल्लिगे का गणेश नाम के एक युवक से प्रेम संबंध था। सुरेश को भी इसकी थोड़ी बहुत जानकारी थी। मल्लिगे भाग गई तो सुरेश को लगता था कि मल्लिगे 2 से 4 दिन में पश्चाताप करके लौट आएगी। अगर वह पुलिस से इस बारे में बता देता तो मल्लिगे की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। फिर अगर वह वापस आती है तो समाज में उसका स्थान एक बदनाम औरत के रूप में हो जाएगा। सुरेश को पूरा विश्वास था कि वह लौट आएगी, इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। चुपचाप जहर का घूंट गटक लिया था नंदू। हर हालत में अपने दोस्त की मदद के लिए हर तरह से तैयार था। उसने सुरेश से कहा कि 100% मल्लिगे जीवित है और यहीं आसपास के किसी गांव में गणेश के साथ रहकर मजे कर रही है। अगर एक बार उसके बारे में पता चल जाए तो उसका केस क्लियर हो जाएगा। 2 सालों तक जेल में रहने की वजह से सुरेश पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुका था। फिर भी नंदू ने उसे प्रेरित किया। इसके बाद नंदू और सुरेश मिलकर मल्लिगे की तलाश में लग गए। 1 अप्रैल 2025 को उनकी मेहनत रंग लाई। उनके गांव से 25 किलोमीटर दूर मड़िकेरी नामक गांव में दोनों मल्लिगे की तलाश में भटक रहे थे। तभी उन्हें मल्लिगे दिखाई दी। मल्लिगे अपने प्रेमी गणेश के साथ एक होटल के अंदर जा रही थी। मल्लिगे और गणेश को पता न चल सके। इस तरह चालाकी से नंदू ने अपने मोबाइल में उन दोनों का फोटो खींच लिया। उन दोनों की साथ खाते हुए वीडियो भी बना ली। इसके बाद दोनों भागकर थाना मड़िकेरी पहुंचे। नंदू एसएचओ को अपने मोबाइल में फोटो तथा वीडियो दिखाकर गिड़गिड़ाया कि अगर वह इस महिला को पकड़ लेते हैं तो उसके निर्दोष दोस्त की जिंदगी बच जाएगी। थाना मड़िकेरी के एसएचओ ने तत्काल एक्शन लेकर मल्लिगे को पकड़ लिया। इसके बाद वकील ने एडवांसमेंट एप्लीकेशन कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मल्लिगे को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। मल्लिगे कोर्ट में आई। उसने एकदम सहजता से कहा, मैं गणेश से प्यार करती थी, इसलिए हमेशा के लिए उसके साथ रहने के लिए सुरेश के घर से भागकर गणेश के पास आ गई थी। मैंने गणेश के साथ विवाह भी कर लिया है। सुरेश के घर से निकलने के बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने यह जानने की परवाह भी नहीं की। अदालत ने मल्लिगे से पूछा, सुरेश ने उसके घर से जाने के बाद थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उसे इसकी भी जानकारी नहीं थी। जवाब में मल्लिगे ने कहा, मुझे इसकी शिकायत का कुछ पता नहीं है। मैं कहीं छिपकर थोड़े ही रह रही थी। गणेश के साथ सभी जगह खुलेआम घूमती थी, पर किसी दिन कोई पुलिस वाला मुझे खोजने नहीं आया। पुलिस की इस गंभीर लापरवाही को देखकर पंचम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के जज गुरुराज सोमक कलावर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला मैसूर के एसपी एनआर विष्णुवर्धन, जिला कोडागू के एसपी और थाना बेट्टाडापुरा के 5 पुलिसकर्मियों को 4 मार्च 2025 को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। सभी के कोर्ट में उपस्थित होने पर जज ने जिला कोडागू पुलिस से पूछा, तुम लोगों ने डीएनए रिपोर्ट आने के पहले ही चार्जशीट कैसे तैयार कर दी? मात्र अपनी धारणा के आधार पर बिना किसी सबूत के वह कंकाल मल्लिगे का ही है। ये कैसे मान लिया सचमुच? वह कंकाल किसका है? तुम लोगों ने इसकी जांच क्यों नहीं की? एक साथ 2 मामलों का खुलासा करने के लिए लापरवाही में एक निर्दोष युवक को 2 साल जेल में क्यों रहना पड़ा? जज ने जिला मैसूर के एसपी को जांच की जिम्मेदारी सौंपकर 17 मार्च 2025 तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद सुरेश के वकील पांडु पुजारी ने पत्रकारों से कहा
कि 17 मार्च को रिपोर्ट आने के बाद फाइनल ऑर्डर आ जाएगा और सुरेश निर्दोष घोषित हो जाएगा। उसके बाद मैं हाईकोर्ट में रिट पिटीशन करके सुरेश को यातना देने वाले और झूठी चार्जशीट बनाने वाली पुलिस पर केस करूंगा। सुरेश और उसके फैमिली वालों ने जो पीड़ा सही है, उन्हें न्याय मिले और मुआवजा मिले, इसके लिए भी लड़ूंगा। मानव अधिकार आयोग और शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन में जाकर इस निर्दोष आदिवासी परिवार को मुआवजा दिलाऊंगा। जज गुरुराज सोमक कलावर ने मैसूर के एसपीएन विष्णुवर्धन को जांच की जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने यह जिम्मेदारी थाना वायला कुप्पे के सर्किल इंस्पेक्टर दीपक कुमार को सौंप दी थी। दीपक कुमार ने 17 अप्रैल 2025 को एसपी की ओर से 18 पृष्ठों की अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की। जज ने इस जांच रिपोर्ट पर गंभीर आपत्ति जताई, क्योंकि इस रिपोर्ट में आदिवासी सुरेश के खिलाफ दायर आरोप पत्र को उचित ठहराने की कोशिश की गई थी। इसके बाद सुरेश के वकील पांडु पुजारी ने कहा कि अदालत में सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी के पास कोई उचित कारण नहीं था। पुलिस पर साक्ष्य गढ़ने और अपने मुवक्किल, जो कि निर्दोष था, को फंसाने के लिए आरोप पत्र तैयार करने का आरोप लगाते हुए पुजारी ने कहा कि सुरेश ने हिरासत में अपने कीमती समय के लगभग 2 साल एक ऐसे अपराध के लिए गंवा दिए जो उसने कभी किया ही नहीं था, जिसकी वजह से समाज में उसकी काफी बदनामी हुई। अपराध की स्वीकृति के लिए उसे काफी प्रताड़ित भी किया गया। उन्होंने पुलिस पर फर्जी आरोप पत्र दाखिल करके अदालत के साथ धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया है। पुजारी चाहते हैं कि अदालत स्वतः संज्ञान लेकर जांच अधिकारियों पर मामला दर्ज करे। अब देखना है कि इस मामले में अदालत क्या करती है। बहरहाल सुरेश तो निर्दोष घोषित हो ही चुका है,